रिस्क डिडंट वर्क आउट, और फिर सब कुछ ऐसे लगता है कि यार पीछे रह गया। हाँ। कि हम पीछे रह गए, दुनिया कहीं आगे आगे निकल चली गई। मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा पीछे नहीं था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे था। तू करेगा कोई दिक्कत नहीं, तू टाइम ले। ऐसा नहीं कि तू जॉब करना है, ऐसा नहीं कि अब भी शादी करना है। तुझे लगता है ये टाइम नहीं है तो ये टाइम नहीं होगा। 4 साल से मैं प्री नहीं निकल रहा हूँ और घर वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक और मौका दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। +1 और +2 ना करने का मैंने डिसीजन लिया था। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ माई सीनियर्स हु वेंट फॉर डिप्लोमा। अपन ने चेक करे हुए बच्चे टॉपर बन गए। हाँ, लाइक बहुत अच्छे रैंक आए। अगर मैदान में उतरे हो तो आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो उतने आप में गट्स होने चाहिए। क्या होता है कि आप बोलते कुछ एक और करते कुछ और। मराठी में एक कहावत है कि बोले तैसा चाले तेची वंदावी पाऊले। तुकाराम महाराज ने कहा है कि जो जैसा बोलता है वैसा वो करता है। 2020 के अंदर कोरोना क्राइसिस हुआ। कोरोना क्राइसिस के अंदर ऑफलाइन सेक्टर बिल्कुल हिल गया। हम सब लोग घरों के अंदर बंद थे, और घर के अंदर बंद होके इवेंचुअली आई ओपनड अ टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मुझे एक आंसर दिखाई देता है। आंसर लिखने वाले ने बहुत ज़ोर लगा रखा था आंसर में, बट ही वॉज मिसिंग द पॉइंट। तो धीरे धीरे उनसे राब्ता हुआ, तो पता चला कि वो काफ़ी टाइम से एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ही इज़ मिसिंग सर्टन पॉइंट्स। तो मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगा कि एटलीस्ट देर इज़ सम स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। तो इस तरह से नाउ ही इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड इन द यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन। तो आज हमारे साथ बैठे हैं हिमांशु तंबेकर, एंड इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। खैर, हम कहते हैं कि टीचर को पढ़ाना चाहिए या फिर टीचर इंस्पायर नहीं होता, फालतू की बातें हैं सब। बट एक स्टूडेंट से टीचर उतना ही ज़्यादा इंस्पायर होता है जितना एक स्टूडेंट टीचर से इंस्पायर होता है। तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया है, और यही कारण है दैट दिस बीइंग द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माई जर्नी कह लीजिए, या फिर माई लाइफ। मैंने सबसे पहला पॉडकास्ट करने के लिए इन्हीं को चूज़ किया है। और हाउ आर यू फीलिंग नाउ? काफ़ी स्टेबल फीलिंग है, जो काफ़ी साल से मिसिंग था। हाँ, वो तो मैं आज देख ही रहा हूँ जी कि मतलब है कि चलो सेटिस्फैक्शन है एक, कि वॉट एवर एफर्ट्स वी वेर पुटिंग, सो हम कहीं पहुँच गए जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। हाँ, ये तो है। और चलिए शुरू करते हैं आपके स्कूल से। जी तो हाउ वाज इट? जी, स्कूलिंग मेरा धुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ, और आफ्टर दैट ऑफ माय फादर इन 1997 वी वेंट टू माय अंकल्स प्लेस। मामा के यहाँ चले गए, तो वहाँ फेमस स्कूल था जय हिंद स्कूल, तो उसमें एडमिशन ले लिया। और मतलब बचपन से सिंगिंग वगैरह और ओरेटरशिप का था एक सर पे सवार, तो ऐसे पार्टिसिपेशन चलता रहता था। मतलब एक ही साल में 3-4 प्राइज़, 5-6 प्राइज़ चलते रहते थे। तो बहुत अच्छा था स्कूलिंग। हर बचपन में था प्राइसेस का? हाँ, वो प्राइसेस का था वहाँ भी। हाँ। और था कि मतलब ठीक है, कुछ तो लेके आएगा बंदा अगर जाएगा, तो ये बचपन से ही था। और गाने से बहुत अच्छा फेम मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मैं स्कूल के टाइम ही बालश्री पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ, जो बाल भवन के अंदर होता है दिल्ली में। तो 2007 में और 2004 में और 2007 में मैं 2 साल वहाँ गया बालश्री पुरस्कार के लिए वेस्टर्न जोन से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, और स्कूलिंग भी बहुत अच्छी हुई। मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा पीछे नहीं था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे था। लाइक आई गॉट 86 मार्क्स इन 10th, बट वही था कि सब करके हम कर लेंगे चीज़ें। वो मैंने पहले भी आपसे बात कही है कि हम एथिक्स में पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके अंदर डेनियल गोलमैन है, वो अपनी किताब के अंदर आपके जैसे करेक्टर का ही वर्णन कर रहे होते हैं कि देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स या देयर आर सर्टन पीपल जो कि हर क्षेत्र में अच्छे होते हैं, और इवेंचुअली वो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनका रेशो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो फिर उसके बाद +1 एंड +2 वहीं से? नहीं, +1 और +2 ना करने का मैंने डिसीजन लिया था। आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ माई सीनियर्स हु वेंट फॉर डिप्लोमा, एंड देन आई आस्क्ड माई पेरेंट्स दैट आई शुड टेक एडमिशन इन डिप्लोमा। एवरीवन सेड कि भाई थोड़ा ज़िंदगी जी ले, 11वीं 12वीं कर ले,
लेकिन तब नहीं, टेक्निकल में जाएंगे, जल्दी जॉब लेंगे और जॉब को लग जाएंगे, यही था। तो डिप्लोमा वही धुलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हमारा SSVP श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था जो था उसमें डिप्लोमा कंप्लीट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और फिर उसके बाद बी के लिए वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑप्शन कि वी नीड टू गो आउट फ्रॉम द होम डिस्ट्रिक्ट, और फिर वो आगे का जो बी का जर्नी वो शुरू हुआ। तो बी फिर मुंबई। हाँ, तो बी पुणे और मुंबई ये दो ऑप्शंस होते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट को। पुणे इज़ एजुकेशन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और तो वहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला। हालांकि 81 परसेंटाइल मतलब 81% थे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ओपन का मेरिट गया था, तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला। तो उसके जगह मुझे मुंबई में एक लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो काफ़ी फेमस कॉलेज है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज था, तो वहाँ एडमिशन मिल गया, वो मेरा सौभाग्य है। और फिर वहाँ से आगे का जो मेरा कॉलेज का जर्नी है वो शुरू हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही हमें आगे जाना है, बी करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन था हालांकि डिप्लोमा के बाद। तो फिर वहाँ से एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ती गई, जो जर्नी थोड़ा थोड़ा नज होती गई टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। ठीक है। और उसके अंदर कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़? हाँ, वहाँ भी वो भी खूब होती होंगी। बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई वहाँ। इन 2012 आई अलॉन्ग विथ माई सम ऑफ फ्रेंड्स एस्टेब्लिश मराठी वांग्मय मंडल, जो है कि मराठी लिटरेचर क्लब हमने स्थापना की वहाँ पे, और वहाँ उसका मैं प्रेसिडेंट बना पहले साल, सेकंड साल, 3 साल में उसका प्रेसिडेंट था। और उसके अंडर हम जो भी मराठी कल्चर से रिलेटेड अलग अलग इवेंट्स थे, जैसे शिव जयंती हो गया, लोकमान्य तिलक की जयंती हो गई, जैसे आपका गणपति उत्सव हो गया, क्योंकि कॉलेज का नाम लोकमान्य तिलक था लेकिन वहाँ गणपति उत्सव इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। अच्छा। तो इट वाज लाइक वी डिसाइडेड कि यार वी विल गो फॉर इट। 1.5 दिन का ही होता है वो इवेंट हमारा, लेकिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि व्हाट वी थॉट कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो दूसरे गाँव से शहर से आए हैं, तो गणपति फेस्टिवल या गणपति एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बांध के रखती है और प्यार देती है। तो उनको वो जो एक मिसिंग फैक्टर होता है घर से दूर रहने का, तो वो भर के निकल जाता है। तो इसलिए हमने ये पूरा स्टार्ट किया। फिर बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस हुए, हमने कॉम्पिटिशन्स लिए, रीडिंग क्लब बनाया, फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। और हमारे मतलब जाने के बाद भी 2014 में पास आउट होने के बाद भी ड्रामा के कंपटीशन हुए, फिर जो हम बोलते हैं कि सिंगल ड्रामा कंपटीशन वो हुए। तो ऐसी चीज़ें चलती रही, मतलब वो एक हमने एक सफ़र शुरू कर दिया जिस पे फिर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हाँ, ये है बिल्कुल। नहीं, वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर कि हमेशा आप इनिशिएटिव लेते हो, और आई थिंक वही क्वालिटीज़ हैं जो कि आगे चल के आपको एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट भी बनाएंगी। आपको आपके सर्विसेज करियर जो है वो लोग जानेंगे, क्योंकि वो एक है आपके अंदर कि इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग आई विल नॉट लेट इट हैपन। तो ये तो बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसके बाद कैसे सोचा सिविल सर्विसेज के बारे में? ऑलरेडी इतना सोशल हो आप। तो मतलब सोशल एक्टिविटीज़ तो चली रही थी, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मोटिव से। फिर उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट कैंपस सिलेक्शन आई वॉज सिलेक्टेड एट गोदरेज, जो मैं वेटिंग लिस्ट में था, बट उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला था क्योंकि वेटिंग लिस्ट में था। और उसके बाद एक और कंपनी एवरी इंडिया लिमिटेड, सो आई opted for it. And in July 2014, 14 July 2014 to be precise, they called me for joining the company. Campus selection हो गया, second interview, हाँ प्रॉपर मतलब इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरा जो फोर्टे था न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स, तो उसमें क्वेश्चन थे तो एक्सप्लेन करे, अच्छा हुआ और वो सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो था आपका बल्लभगढ़ में। तो बल्लभगढ़ में 6 महीने ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिली महाराष्ट्र, मुंबई में ही पोस्टिंग मिली। तो उस समय मेरा जो कांटेक्ट आया वो वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ आया। तो वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर थे संजय पांडे सर, तो उनसे मैं मतलब मिला। उनका जो कार्य पद्धति थी उनकी तो बहुत अच्छी थी और रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड था कि जो भी चल रहा है उसको अच्छी तरह से और कैसे करे। तो ये मैंने देखा और कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँगा, लाइक आई कैन डू बेटर। ये जो चीज़ें थोड़ी इनसेंसिटिव है, इनको मैं और सेंसिटिवली हैंडल कर पाऊँगा। तो वो एक दिमाग में चल ही रहा था कि यार इस तरफ जाना है, ये जर्नी करना है कॉलेज टाइम से। लेकिन वो लाइन जो थी वो ब्लर थी। वो धीरे धीरे जो लाइफ एक्सपीरियंस आते गए, जो चीज़ें मैं करता गया,
तो उसके बाद वो लाइन थोड़ी और थिक और फिर बोल्ड हो गई कि नाउ वी नीड टू गो, जो एरो था जो दिखा रहा था टुवर्ड सिविल सर्विस, जहांगीर रोड जो दिखा रहा था, तो वो एरो और डार्क हो गया। और फिर उसके बाद इन 2018 जब मेरा एक कॉर्पस आ गया कुछ अच्छा, क्योंकि घर का बैकग्राउंड इतना इकोनॉमिकली वेल एस्टेब्लिश नहीं था, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं जॉब कर लूँगा, आई विल हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आई विल हैव अ गुड कॉर्पस, इकोनॉमिक कॉर्पस, सो आई कैन सस्टेन नेक्स्ट 2 or 3 years फॉर स्टडी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट जर्नी दैट आई न्यू इनिशियली। और जैसे मराठी वाङ्मय मंडल से मैं जुड़ा था, तो मेरा एम था कि मैं मराठी में ही लिखूंगा मेंस। तो मराठी में अगर मेंस लिखना है तो आपको एटलीस्ट 1 साल आपको अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा मराठी में, क्योंकि यू विल नॉट हैव रिसोर्सेस, यू विल नॉट हैव बुक्स, यू विल नॉट हैव टॉपर्स हु विल सेंड यू देयर आंसर कॉपीज दैट यू कैन इवेल्युएट योर ओन आंसर, यू कैन कंपेयर देम। तो ऐसा था कि अभी शुरुआत तो क्रैश से ही करनी है, तो उसके लिए टाइम लगेगा, और ये टाइम मैंने तय कर लिया था कि 3 साल अपने को देने, उसके बाद वी विल जस्ट मूव आउट फ्रॉम यूपीएससी। तो इन 2018 मैंने जॉब छोड़ा। 19 में ऐसा हुआ कि मेरा स्टार्टअप था, मतलब 17 में मैंने जॉब छोड़ा, वैसे मिड 17। तो 17 में जॉब छोड़ने के बाद कॉर्पस था अच्छा खासा, और लेकिन क्या था कि वो एक इंक्विजिटिवनेस रहती है, क्रियाशीलता रहती है कि आपको कुछ करना है। तो ऐसा था कि फुल टाइम पढ़ाई नहीं करेंगे, जो स्टार्टअप का एक आइडिया जो कॉलेज के टाइम से हमारे पास चल रहा था, तो उसको हम आगे ले जाएंगे। और फिर वहाँ से मतलब जो मैंने जॉब के लिए छोड़ा, और फिर एक स्टार्टअप का फेज़ मेरा आया, जिसमें फिर मैंने आगे उसके दोनों का मैंने कोरिलेशन बना के चलने का फैसला लिया। ओके, तो फिर स्टार्टअप का जर्नी कैसे था? अच्छा, पहले तो स्टार्टअप बताओ, क्या का आइडिया क्या था, क्योंकि वेरी इंटरेस्टेड कि क्या सोचा क्या होगा उस टाइम आपने? हाँ, तो ऐसा था कि जैसे हम स्टडी करते थे, वहाँ 2-3 कॉलेजेस थे वही एरिया में, और न्यू मुंबई के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो क्या होता था कि हम लेट नाइट स्टडी करते थे, 2-2:30 बजे तक स्टडी करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, फिर बाहर निकलते थे रात को, और भूख लग जाती थी, बहुत भूख लगती थी कि कुछ खाएं, तो कुछ नहीं मिलता था। तो एवरीवन वाज वंडरिंग कि यार खाने को तो कुछ नहीं है, या एक अच्छा होटल होता जो रात को खाना देता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो मैं और मेरा पार्टनर प्रसाद पाटिल, हम दोनों थे, तो हमने सोचा कि यार वी शुड डू समथिंग। अभी मैंने भी छुट्टी, मतलब मैंने छोड़ दिया है जॉब, एक थोड़ा पैसा है, उसके पास थोड़ा पैसा था, एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट अ स्टार्टअप कॉल्ड एज ईट एट नाइट। ओके। और हम प्रोवाइड करेंगे फास्ट फूड थोड़े टाइप का, फ्रॉम नाइट 10 टू मॉर्निंग 5। ठीक है। तो प्लान हो गया, हमने लॉन्च करा, हम खुद ही पर्चे बांटते थे रेलवे स्टेशन पे खड़ा रह के कि ये है, ये शुरू किया, आते जाते हुए आईटी सेक्टर के आसपास वाले स्टेशन पे। तो 2-3 महीने तो हमारे 2-3 ही क्लाइंट थे जो हमारे ही दोस्त थे वहाँ लगे हुए, वो हमें ऑर्डर्स देते थे। ठीक है। तो वो थोड़ा चल रहा था, मतलब घर पे ही हम खुद बनाते थे, हम खुद डिलीवर करते थे। उसके बाद कुछ महीने बाद हमने टाई अप किए कि हमको पता चला कि वी नीड टू डू मार्केटिंग, वी नीड टू हैव सम बिजनेस मॉडल दैट विल सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम। तो हमने फिर धीरे धीरे स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, इनसे टाइप किया, एंड आवर ऑर्डर स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो हमारा स्टार्टअप का एम ये था पहले कि हम 4 लोगों को रोजगार देंगे विद इन 1 year। तो विद इन नेक्स्ट 8 months वी वेर एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 3 people, 2 डिलीवरी बॉय, 1 कुक। तो वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। फिर उसके बाद ऐसा बात हुआ कि हमें ऑर्डर आना शुरू हो गए, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा नेक्स्ट 2-3 months। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि मेरा स्टडी थोड़ा हैम्पर होने लगा। जो हमने सोचा था कि वंस इट विल गेट स्टेबल तो वी विल पुट इट ऑन ऑटोनॉमस मोड, वी विल डू दिस। लेकिन बिजनेस का यही बात होता है स्टार्टअप का कि ऑटोनॉमस में नहीं जाएगा, और आपको लेके ही चलना पड़ता है। बुलेट की तरह ही है कि वो आपको चलानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ, और फिर हमने बैठ के एक बार फैसला किया कि यार दोनों का मतलब थोड़ा इशू हो रहा है, दोनों चीज़ों का क्लैश हो रहा है, और दोस्त को भी जॉब लग गया था तो ही वॉज ऑल्सो गेटिंग टायर्ड। तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था। हमने बैठ के बोला यार थोड़ा क्वालिटी हैम्पर हो रहा है, और हमारा ये था कि एवरीथिंग इज़ ऑन क्वालिटी। हम फीडबैक पे चलते थे, ट्रायल एंड एरर तो हमने बहुत कम यूज़ किया, लेकिन हम फीडबैक पे ही, लोगों के फीडबैक से फिर अपना एनहांसिंग करते थे, जो बिजनेस मॉडल है या बिजनेस कुछ आइडियाज़ है वो और अच्छे अच्छे बनाते थे। तो फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा रुक लेते हैं, एक पॉज ले लेते हैं, मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे देता हूँ, तू जॉब की तरफ ध्यान दे, एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल कम बैक। ठीक है। दिस वाज इन 2019। 2019। हाँ। और फिर मैं 2019 में मुझे लगा कि यार अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया, क्योंकि लास्ट 8 years से आई वाज देयर, 2011 से।
और मतलब सब चीज़ें पहचान की है। बच्चे जॉब कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी सॉर्टेड। खाना टाइम पे मिल रहा है, मैं ऑफिस मतलब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। तो कंफर्ट जोन बन गया जो टूट नहीं रहा था। और मुझे खुद को पता है कि जब तक मैं खुद को एक नई किसी सिचुएशन में नहीं डालता तब तक मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। कि वो कहते हैं कि द शिप विच इज ऑन द सेफ ऑन द हार्बर, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट शिप? वी नीड टू गो इन द फ्यूरियस सीज। बिल्कुल रिस्क लेना पड़ता है। तो और वो वही है कि रिस्क है तो ही इश्क है। तो यूपीएससी से अपने को इश्क था, तो हमने फिर एक दिन जैसे बोलते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम की, हम तो क्या फकीर है जी, झोला उठा के चल देंगे। तो झोला उठाया, झोला उठाया उस दिन। और मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई मैं जा रहा हूँ पूना, और अब मैं वही स्टडी करूँगा। ठीक है। तो उसने बोला भाई कैसे जा रहा है? मेरी टू व्हीलर वही थी। तो मैंने बोला भाई टू व्हीलर पे जाऊँगा मुंबई से पूना। बैग बांधी टू व्हीलर को, सब सामान ले लिया, गद्दी वद्दी ले ली, बैठा, पहुँच गया। मेरा भाई, मेरा एक दोस्त था, मतलब वो बोला भाई है मेरा प्रसाद करके, तो वो भी प्रसाद ही है, ये भी प्रसाद ही था। तो प्रसाद से निकल के प्रसाद के पास गए, तो उसे लगा कि मिलने आ रहा हूँ। उसने देखा ये सब बांध के आ गया। बोलो क्या कर रहे हैं? मैं क्या भाई पूना रहूँगा, पढ़ाई करूँगा। तो वो बोला भाई ठीक है। तो जहाँ स्कोर, जो पूना का कोर है जहाँ एमपीएससी यूपीएससी के बच्चे स्टडी करते हैं, सदाशिव पेट, वहाँ मैं पहुँच गया। एक दोस्त थी तो उसके साथ हमने रूम ढूंढा, अच्छा रूम मिल गया, लाइब्रेरी के पास ही था, ठीक ठाक रेंट था, सामान शिफ्ट कर दिया और फिर वहाँ मैंने स्टडी शुरू कर दी। ये था शायद फरवरी मार्च का 2019 का महीना। और फिर धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट कर दी। 3-4 महीने थे तो फिर साथ में एमपीएससी का भी शुरू कर दिया कि चलो, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर वैसा है कि चलो ये हो जाए ये भी हो जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों का स्टडी थोड़ा अलग है, होता नहीं है। और हुआ नहीं। तो 19 में जब रिजल्ट लगा तो ये प्री 2 मार्क्स से गई, वो प्री समथिंग 1.25 समथिंग से गई। अच्छा। तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक कि भाई क्या ही हो गया। लेकिन एक था कि चलो फर्स्ट ईयर है, वी हैव पुट फुलेस्ट एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो जस्ट 2 साल से हमारा मिस हो गया। 2 मार्क्स बड़ा डाउनफॉल वाला होता होगा कि पहले सब कुछ सही चल रहा था, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस सब सही सेटल किया, फिर उसके बाद एक रिस्क लिया, रिस्क डिडंट वर्क आउट, और फिर सब कुछ ऐसे लगता है कि यार पीछे रह गया। हाँ। कि हम पीछे रह गए, दुनिया कहीं आगे चली गई। नहीं, उसमें एक था मेरा कि मैंने खुद को जो बोला था कि अपने को 3 साल देने, तो वो 3 साल में से 1 साल मैं सोचा कि चलो ये चला गया तो अपने पास 2 साल है। और क्योंकि 18 में जब ये सब तय हुआ, 19 तक तो स्टार्टअप ही 18 के एंड में चल रहा था, तो फिर वो सब चीज़ें फाइनल हुई कि अभी अपने को यहाँ से उठाना है ऊपर। क्योंकि अब तक मैं प्री का स्टडी कर रहा था, मैंने मेंस का ज़्यादा कुछ किया नहीं था 2017 तक। तो मैंने 16 को मेंस देना प्री देना शुरू किया, 16, 17, 18, 19 4 प्री हो गए और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। 3 प्री तो जॉब के टाइम थे, तो इट वाज लाइक कि हाँ करना नहीं है इतना छोड़ के। लेकिन जब डिसीजन लिया तो सब मतलब एक बर्डन आता है कि वी नीड टू पुल इट आउट नाउ, क्योंकि हाँ ये अपना फैसला है, तो अभी अपने को इसको सही ठहराना है। बिल्कुल। मैं मतलब हमेशा वही बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता कि मैं गलत रास्ते पे शायद नहीं जाऊँगा, गलती से मैं गलती कर सकता हूँ, गलत रास्ते पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको सही करवा लूँगा या मैं सही रास्ते पे आ जाऊँगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं मैं जॉइन कनेक्ट जो हाईवे है उससे कनेक्ट हो जाऊँगा। हाँ। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट गया। तो 19 के एंड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सीएक करके ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे होता है कि आपको रहने खाने की सुविधा मिल जाती है और आपको मेंटरिंग लेक्चर्स हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो तब तक मैंने क्या था कि हर एक टॉपिक के मतलब GS 1 2 3 4 के मराठी में अच्छे खासे 100 पेजेस के नोट्स बना लिए थे। 4 का नहीं बनाया, 3 के तो बना ही लिए थे। स्टैटिक का पूरा टॉपिक कवर हो गया था। और ऐसा था कि अपने पास कुछ है, अपन ने लिखा हुआ। तब तक मैंने ऐसे लिखे थे, तो ऐसे मेरे बहुत अच्छे होते थे। ऐसे में मुझे मतलब एवरेज 60 65 ऐसे मार्क्स आ ही जाते थे। तब मुझे पता चलेगा कि ये अपना फोर्ट है। हाँ। ऐसे अपना फोर्ट है, क्योंकि ऐसे में ऐसा है कि मैं बेसिकली स्टोरी टेलिंग पे फोकस करता हूँ। कि ऐसे फ्लो में होना चाहिए कि अगर फर्स्ट लाइन से कोई पढ़े तो लास्ट लाइन तक जाके रुके ही ना। बिल्कुल। और कोई भी लेमैन हो जिसका यूपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका कनेक्शन हो जाए ऐसे से, उसको समझ जाए कि इसको क्या कहना है, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखना है।
तो मैं मराठी में अच्छा लिख लेता था, मुझे पता था, क्योंकि मैं कविता पढ़ता था, कविता लिखता था, चीज़ें सुनता था, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनता था, शायरियाँ लिखता था, तो वो आ जाता था कहीं ना कहीं। एक क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिव कोशंट अच्छा है, ये पता चल गया था। तो मैंने बोला कि एक पेपर तो सिक्योर कर लिया है, नाउ वी नीड टू मूव टू अदर। तो 21 में, मतलब 20 की शुरुआत में फिर मैं मुंबई गया वापस। मरीन ड्राइव पे हॉस्टल था, बहुत अच्छा पढ़ाई होना था। और सुबह शाम हम वॉक के लिए जाते थे, पढ़ाई करते थे, दिन भर जिम था बहुत अच्छा, तो जिम विम करते थे, तो मतलब एक हेल्दी शुरू हो गया था एक पीरियड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया, फिर मुझे जाना पड़ा घर। और फिर वहाँ से घर पे पढ़ाई वाला जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि घर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप घर है, आप सुरक्षित है। तो वो एक ऐसा फीलिंग आता था कि चलो अब तो मतलब चिल है, कर लेंगे। और प्री आगे गई, सितंबर में प्री आई, तो मैं और मेरे मामा जी जो थे, तो हम मुंबई गए एक दिन, वहाँ होटल में रुके, सब रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। प्री दिया, और प्री देने के बाद ऐसा लगा कि मे बी वी माइट बी इन। तो फिर मैंने मामा को बोला कि मैं चलता हूँ मेंस के लिए पूना वापस। तो मैं 20 में पूना निकल गया, दोस्त के घर रहा वहाँ। मतलब वहाँ तब भी मतलब थे नहीं बच्चे ज़्यादा, तो जो बच्चे पढ़ाई करने वाले थे साथ में, वो साथ में नहीं थे, ऑनलाइन हम करते थे। और फिर मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल के कांटेक्ट में आया, मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा आंसर्स इवेल्युएट कर रहे थे, आप आंसर्स दे रहे थे, बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने बोला यार ये बंदा है कोई। और हम, एक मेरी दोस्त थी कश्मीर में है वो, तो उसका और मेरा डिस्कशन चलता था। हाँ, तो उसका और मेरा डिस्कशन चलता था। तो रीमा यही बोलती थी यार ये बंदा यार बहुत ज़्यादा डाल देता है यार, मुझे डर लगता है कि इतना अपन कर नहीं पाएंगे। तो मैं उसको बोलता था कि नहीं रिमूव कर लेंगे यार, मैं बात करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम बात किया आपसे, तो आपने तभी बोला यार ये तो मैं उसके लिए डालता हूँ, थोड़ा मुझे भी दिखाना होता है कि मेरा पढ़ाई हुआ है, तो लेकिन इतना लिख नहीं सकते अपन नॉर्मली। तो मैं अरे मतलब ये अपने ही लाइन में है, अपना लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तब। तो मैं जब भी मतलब इवन आज भी मुझे कोई बच्चा पूछता है कि आकाशदीप सर का कैसा है, तो मैं उनको नंबर देता हूँ, मैं पहले बात कर ले भाई, बात करके अगर तुझे सुकून ना मिले ना तो तू मुझे बताना। तो हर कोई आपसे बात करके, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट समझ के बात करते हो, इस तरह नहीं है कि आप जो आपको पता है आप नॉलेज दिखाने का ट्राई करते हो, या बच्चों को ये दिखाने का ट्राई करते हो कि आपका कुछ नहीं हुआ है पढ़ाई, आपने मेंस का कुछ नहीं किया अब तक और आपको करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। आप बोलते कि मिल के करेंगे। तो वही मुझे चीज़ थोड़ी स्ट्राइक हुई, और फिर वहाँ से अपना साथ में जर्नी शुरू हुआ 2020 के मेंस पे। पहला प्री क्लियर हुआ, पहला मेंस क्लियर हुआ, तो देन अप टिल इंटरव्यूज। हाँ, तो ये बिल्कुल बात है कि अल्टीमेटली, बिकॉज देखिए जब मैं यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ या फिर जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं एन नंबर ऑफ थिंकर्स कोट कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत विशाल है, बहुत काम हो चुका है हर एक टॉपिक के ऊपर। तो आई कैन कोट एवरीबडी, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट इन द एग्जामिनेशन एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली वो आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि ओके दिस इज़ द पर्सपेक्टिव, और इन पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को लेके चलना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही मैं जनरली बच्चों को भी कहता हूँ कि डोंट गो बाय दैट, कि अगर आप उन चीज़ों को देख रहे हो कि हाय इतना कैसे होगा, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका 50% 60% भी जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उनका रेप्लिकेट कर दो, लेकिन असली स्ट्रक्चर से रेप्लिकेट करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू से वापस आना, वो तो ऐसे लगता होगा कि अब तो वो रिजॉल्व भी ख़त्म हो गया 3 साल वाला। फिर उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंच गए, ऑलमोस्ट डब्बे भी बट गए, राइट, ठीक है, घर पे रिश्ते भी आ गए जी। फिर उसके बाद दोबारा फिर से ज़ीरो, रीस्टार्ट। घर वालों का जनरली एक होता है कि जैसे मैंने देखा है बहुत जगह पे कि होता है, थोड़ा घर वालों पे भी बहुत प्रेशर होता है। लेकिन मेरे घर वालों का ऐसा था, मतलब मामा थे, मम्मी, नानी, तो दे वेर क्वाइट रिलैक्स कि इसको टाइम दो तो ये कर लेगा। तो वो जनरली टाल देते थे ये बातें, अपने आप अपने लेवल पे सल्टा लेते थे। मेरे पास आती नहीं थी ये बातें कभी, मुझे बाहर से में भी पता चलेगा, लेकिन वो कर लेते थे। मैंने सुरक्षा कवच था। हाँ। और मतलब वो यही बोलते थे कि
तू करेगा कोई दिक्कत नहीं, तू टाइम ले। ऐसा नहीं कि तू जॉब करना है, ऐसा नहीं कि अभी शादी करना है। तुझे लगता है ये टाइम नहीं है तो ये टाइम नहीं होगा। तुझे पढ़ाई करनी तो तू पढ़ाई कर, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। और यही एक चीज़ चाहिए मुझे, मतलब जो पेरेंट्स में एक होनी चाहिए बिल्कुल कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास, आपने रिजल्ट देना है उनको, आपने कुछ उनको रेप्लिकेट करके बताना है, उसके बाद ये विश्वास आएगा। बिल्कुल उसके पहले आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाँ नो स्टूडेंट शुड एक्सपेक्ट दिस कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 साल से मैं प्री नहीं निकल रहा हूँ और घर वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक और मौका दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले प्रूव करो, प्री निकलो, मेंस लिखो। मेंस चलो ठीक है, मेंस आपकी थोड़े इससे निकल मतलब रह गई तो वो अलग बात है। आपने एफर्ट्स मारे डेफिनेटली, आप प्री निकले मतलब आपने कुछ अच्छा करा। लक से ज़्यादा आदमी आगे नहीं जा सकता। हाँ लक से एक पुश मिलता है। तो आप अगर बाउंड्री लाइन पे होगे और आपको पुश मिलेगा, आपका मारा हुआ शॉट, तो आप बाउंड्री क्रॉस कर पाओगे। अगर आपने 1 रन के लिए शॉट मारा और आप सोच रहे हो कि ये 6 जाएगा, हाँ तो जा ही नहीं, वो नहीं जाएगा। बिल्कुल तो वहाँ लक आपको हेल्प करता है। तो यही है कि आपको दिखाना पड़ेगा। और वो वही हुआ कि जैसे मेरा प्लान था कि अपने को पता था कि एंथ्रो नया लिया होता, ज्योग्राफी पहले था, फिर एंथ्रो लिया क्योंकि ज्योग्राफी मराठी में इतना अच्छा इमिट नहीं हो रहा था टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैंने सोचा कि एंथ्रो लेते हैं। पहले विचार ये था कि सिंपल सब्जेक्ट है, जल्दी कवर होगा, फ्री उसके लेक्चर पड़े हुए हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के, तो वो पढ़ के अपन कर लेंगे। हाँ तो एक बंदे ने दिए लेक्चर, देख लिए 3 लेक्चर, मतलब 3 महीने के लेक्चर, 3 महीने देखे, बड़े बड़े लेक्चर थे, 87 लेक्चर आई गेस व्हाट आई वाज रिमेम्बरिंग। और उसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग में गया तो वो रेप्लिकेट ही नहीं हो पा रहे थे, वो रिलेवेंस बहुत कम था। और वहाँ मैं थोड़ा हिल गया, मैं कि यार ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फिर जब मेंस में अपना कांटेक्ट हुआ तो मैंने एक दिमाग में रखा था कि जीएस में मुझे 400 लाने हैं, मराठी मीडियम क्यों ना हो, आई विल गेट 400। और एसए में मुझे 150 या 140 लाने हैं, क्योंकि वो मेरा फोर्टे है, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मुझे पता था मैं बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा मार्क्स देते थे क्योंकि मैं लिखता रहूँ। हाँ और एक कॉन्फिडेंस बहुत है, ज़रूरी है, ये हाँ। बहुत ज़रूरी है। अक्सर दिल्ली के वैल्यूएटर्स के अंदर ये एक मेरा उनसे रहता भी है कि वो बच्चे को बड़ा डीमोटिवेट कर देते हैं। 10 में से किसी को 2 मार्क्स दिए, किसी को 2.5 मार्क्स दिए। आपके मुझे याद है कि आंसर्स कई बार पूरे भी नहीं होते थे, तब भी मैं 6 मार्क्स दे देता, कोई दिक्कत नहीं, इसने लिखा है आंसर, इसको और लिखने दो। एट द एंड जब आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग करनी शुरू कर दी थी, तो फिर मैंने मार्क्स धीरे धीरे कम करने शुरू किए थे। टीचर शुड ऑलवेज रिमेंबर वेयर द स्टूडेंट इज़। बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है, आपको मोटिवेट भी करना है उसको, आपको इंश्योर करना है अपने एंड से कि वो कंसिस्टेंट रहे, उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो डिसिप्लिन के साथ। तो ये चीज़ है। और खैर मुझे पता चल रहा होता था कि यू आर स्ट्रगलिंग वेरी मच, तो वो एक फेज़ था आपका। तो चलो फिर उसके बाद वही था कि अपने को जीएस में मार्क्स आने हैं। मेरे को पता था कि मेंस अपन कर लेंगे क्वालिफाई। मार्कशीट अगर देखा तो 141 जी मतलब ऐसे में आए तो ऑल इंडिया हाईएस्ट। जीएस 2-3 में भी अच्छे मार्क्स आए, 92 97। जीएस 4 और 1 में थोड़े कम आए, 86 84। तो आई वॉज लाइक फेसिंग सम क्राइसिस कि भाई इसको थोड़ा उठाना पड़ेगा। और एंथ्रो में लाइक व्हाट आई हैव थॉट कि 200, हाँ आई वॉज लाइक 200 क्रॉस करना है, मतलब 198 आए, लेकिन इट वॉज नियर बाय माई एक्सपेक्टेड स्कोर। लेकिन जब मैं लिखा मेंस तब मेरे को एक कॉन्फिडेंस था, साला 250 भी मार जाऊंगा क्योंकि तब एक लिख के आया था नहीं, तब फुल पेपर। आपसे मेरी जब बात हुई ना कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन इन द आंसर्स, तो मैंने दिमाग में सोचा था कि नहीं इसका 200 क्रॉस नहीं होगा, बट स्टिल आई सेड कि नहीं 270 तेरे पक्का ये बहुत ज्यादा थे, 70 मार्क्स बहुत ज्यादा बता दिया आपने। तो मैंने उस चीज़ को भी इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा के कहा था कि क्योंकि अब हो गया सो हो गया, ठीक है। सही बात। अगर मैं अब कह दूं कि नहीं दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो आपका बाकी भी खराब हो जाएगा। सही बात, ठीक है। तो मन ही खराब करने वाली बात है, घर पे बैठे हो अकेले, तो व्हाट यू कैन डू। नहीं मैंने बस यही बोला था तब भी, जब मैंने एंथ्रो का सोचा था पहली बार, तो मैंने कहा कि छोड़ दिया अब जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जो भी अब आप देखिए एंथ्रो का, मैं नहीं देखूंगा। तो वो एक आ गया फेज और थोड़ा डाउन फेज आया फिर जब सिलेक्शन नहीं हुआ, एवरीवन वाज सैड,
एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं था मैंने कि मैं कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मतलब मैं उससे तुरंत उभर गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ नीचे हूँ। एंथ्रो पे काम करना है, बस बात खत्म। ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। स्टडी तो सही था ऑलरेडी। हाँ, बाकी जीएस का तो अपन ने अच्छे मार्क्स निकाले थे, मतलब उस टाइम इवन जीएस 3 में जहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत कम आए थे मार्क्स, 70, 71, 75, अपन 97 मारा था। तो अपना टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो इमिट हो रहा था अलॉन्ग विद कीवर्ड्स। फिर बात था कि अपना नोट्स रेडी था। एक होता है ना कि नोट्स आप रेडीमेड यूज कर रहे हो, टॉपर लोगों के सीधा आपने डाउनलोड करे, पेपर के ही नोट्स बना दिए, वो हाँ, काम नहीं करता बिल्कुल हाँ भी। आपको तो पता ही होगा, मतलब आप उस पे ज़्यादा बोल सकते हैं नोट्स के इस पे। तो वही कि नोट्स अपन ने बनाए अपने 4, मतलब जो 100 पेजेस के 3 जीएस के नोट्स बना लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके और शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके जो करंट अफेयर्स है उसमें ऐड करता गया, पढ़ता गया, देखता गया, खुद को क्रिएटिव रखने की बहुत कोशिश की। क्योंकि एक था कि मैं खुद लिखता हूँ तो वो डेली में कुछ ना कुछ जो सामने होता था वो चीज़ें मैं सोचता था, और वही आपका स्पॉन्टेनिसिटी प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू सक्सेस जो मेरा फॉर्मूला था, वही वो इम्प्लीमेंट किया मैंने पेपर में। मुझे याद है आपने उसके बाद जब यहाँ पे शिमला में थे तो आपने फिर आईपैड ले लिया था। हाँ, तो फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन करने के लिए आपने अलग अलग ऐप्स यूज करने स्टार्ट कर दिए। एग्जैक्टली। और तब ऐसे कट्टा मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे वो शुरू हो गया था। उस पे मुझे डेली कंटेंट डालना था, क्योंकि क्या है ऐसे का, क्या है सुभाषित जो है संस्कृत सुभाषित या कुछ कोट्स है, तो वो एक्सप्लेन करके मैं डाल देता था। तो वो भी एक जिम्मेदारी थी एक प्रकार से, तो वो आईपैड से हो जाती थी। फिर वैल्यूएशन भी स्टार्ट कर दिए कि चलो खाली वक्त में, क्योंकि ऑफिस के टाइम में क्या होता है कि आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, लेकिन आप वही स्टडी नहीं कर पाते। तो मेरा एक था कि विद हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन वी विल बी इन टच, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ टू राइट। तो मैंने बहुत पेपर चेक किए एंथ्रो के, अलग अलग इंस्टीट्यूट के बहुत पेपर चेक किए, बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूट के चेक करे। और वो चेक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे भाई अब तो अपन लिख लेंगे, अभी अपने को समझ गया। मैंने कम से कम 12-15 पेपर जो टॉपर के थे, क्योंकि अपन ने चेक करे हुए बच्चे टॉपर बन गए, लाइक बहुत अच्छे रैंक आए, 140-50 मार्क्स मिले। तो चौड़ी कर दी छाती, भाई अपन तो बहुत अच्छा चेक करते हैं, क्योंकि अपने को जरूरत भी नहीं थी कोई मॉडल आंसर वगैरह की। अपन देखा, टॉपिक देखा, थोड़ा पढ़ा, ठीक है इसका समझ में आया कि ये लिखना है, तो वो एक बन गया। लेकिन वो कभी यूज नहीं हुआ आंसर्स में, वो यूज होता भी नहीं। हाँ, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि उनके पेपर देख के उससे कुछ क्लू निकाल के लिखूं, उतना टाइम नहीं मिला। तो यही होता है कि आप जो चीजें करते हैं वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कीजिए, रादर देन उसको सोच के कि ये मेरा, मतलब वो प्लान बी होगा शायद आपका, मे बी, लेकिन फिर प्लान ए वो अपने आप बन जाता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं होना चाहिए चीज़ें। हाँ, ये बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि वो प्लान बी बना लेते हैं, और लेकिन धीरे धीरे प्लान बी में इतनी ज़्यादा एनर्जी चले जाती है कि प्लान बी प्लान ए बन जाता है, प्लान ए रहता ही नहीं है फिर। तो हमेशा अपनी एनर्जी को देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्लान बी मत बनाइए, प्लान बी इज़ नेसेसरी, एसेंशियल आई वुड से, बट प्लान बी शुड बी प्लान बी, नॉट प्लान ए। राइट, ये तो होना चाहिए। और ये जो बच्चे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर होते हैं, चौथे अटेम्प्ट में होते हैं, दे स्टार्ट एवेल्युएटिंग आंसर कॉपीज़, तो अगेन हैव दिस इन योर माइंड कि इस नोशन में कभी मत रहिए कि आप जो टॉपर्स के आंसर्स देख रहे हैं या फिर जो आपने आंसर कॉपीज़ एवेल्युएट कर दी, यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट दैट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन में आप उन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट करोगे जो आपको चीज़ें याद हैं, जो आपके हाथ से निकली हुई चीज़ें हैं। तो वो बच्चों के साथ बहुत बार मैंने देखा है। सही बात है। ओल्ड राजेंद्र नगर में तो बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली। एंड आई वुड से कि जब ही वॉज ऑल्सो इन कनेक्ट विद मी व्हेन ही वॉज एवेल्युएटिंग द आंसर कॉपीज़, तो जो खुद टीचर हुआ करते थे वो, एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड टीचर, आई वांट नेम हिम, सो वो टीचर खुद इनसे पहले सुजेशन लिया करते थे कि क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद वो अपना सेशन कंडक्ट किया करते थे। तो आफ्टर गोइंग टू दैट लेवल ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट इट। तो अपने दिमाग में ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत रखिए कि इसका कोई एकेडमिक भला होने वाला है आपके लिए। सही बात। आप लिखिए, एवेल्युएट करवाइए चीज़ों को, खुद प्रैक्टिस कीजिए, भला ही भला है। सही बात है, सही बात है। तो फिर उसके बाद जर्नी ऑफ जॉब। राइट। तो 3 साल जॉब किया, छोड़ा, फिर स्टार्टअप किया, वो बंद हो गया, फिर 2 साल आपने स्टडी करा, फिर 21 में जब इंटरव्यू हो गया था तो उसके बाद एक एडवर्टाइज दिखी, भाई सतलज जल विद्युत निगम करके कुछ है, PSU है सेंट्रल का,
तो इसमें जो इंटरव्यू हुए बच्चे उनको ले रहे हैं, 12 वैकेंसीज है तो कर दीजिए अप्लाई। तो सबके मैसेज आए भाई कर दे, तो मैंने कर दिया। और उनका कॉल आया इंटरव्यू का, जनवरी या फरवरी में शायद कॉल आया। तो मैं गया, शिमला आया था, तब बारिश बहुत हो रही थी और बर्फ़ वगैरह पड़ी थी। शिमला आया, शिमला में घूमा थोड़ा बहुत और इंटरव्यू दिया। अच्छा मतलब टेक्निकल बेस था, थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर तो हुआ, जीडी हुए। तो बहुत सारे बच्चे आए थे, 40 के अराउंड, 40 से 50 बच्चे आए थे। तो सब मेंस दे के कुछ आए थे, क्योंकि तब मेंस चल रही थी, जनवरी का महीना था। और मेंस दे के बीच वाले पीरियड में कुछ बच्चे आए थे। तो आई वाज लाइक भाई कहाँ क्यों आए हो, बीच वाले पीरियड में काहे आए, लेकिन आए थे। और वहाँ पे इंटरव्यू में 1 महीने के बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सो मार्च में सोचना था कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे भाई पैसे की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, एक तेरे पास थोड़ा बहुत कॉर्पस बचा है, इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह बनाए थे कुछ इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो पैसे आ गए थे। जैसे आईपैड ले लिया था तब शिमला जाने से पहले, तो वो सब चीज़ें ठीक जा रही थी। तो करना क्या है, करना है जॉब कि नहीं करना है। लेकिन ये बहुत क्रूशियल फैसला था, क्योंकि जॉब करना है। मैंने क्या किया था, जब 24 सितंबर को रिजल्ट लगा तो 5 अक्टूबर को अपना प्री था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। हाँ। और तब स्किप करने का यही मतलब था कि भाई अपना जो चीज़ हुई नहीं है उसको ज़बरदस्ती अपन इतने कम टाइम में कर नहीं पाएंगे, और ये भी अटेम्प्ट फेंका जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि चलो ये स्किप करते हैं। अब पढ़ाई कर रहा था 2 महीने और ये अपॉर्चुनिटी आई, तो सब बोल रहे थे भाई क्या करेगा, छोड़ दे, काहे ले रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, थोड़ा ही दूर रहा है। लेकिन मैंने एक सोचा कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव इन्वेस्टेड एंड नाउ वी हैव ऑन अ platform or on a step where we can study in few hours and we can get more output. हाँ। और ये एक रिस्क भी था, क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा आने लगता है तो आपकी पढ़ाई की इच्छा अपने आप मर जाती है, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। आप टेंस इसलिए हो क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। हाँ। आपके पास ना पैसा है, आपके पास बस टाइम ही टाइम है, घर वालों का प्रेशर अलग है। लेकिन अभी आप जब जॉब कर रहे हो तो आपका घर वालों का प्रेशर कम हो गया है, आपका जो पैसा है वो आने लगा है, तो आप कुछ चीज़ें कर पाते हो। ऑफिस में जाते हो तो कुछ चीज़ें देखते हो, को कलीग जो करते हैं आपके कलीग्स करते हैं, पीयर करते हैं, तो आपका पीयर एक इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। तो वो आने की संभावनाएं थी, लेकिन मेरा विल पावर टुवर्ड्स माय गोल वाज सो स्ट्रांग कि मैंने बोला भाई खींच लेंगे। अपन अपने हार्डवर्क में ज़्यादा एकदम किया नहीं हूँ, मेरा ऐसा मानना है। मैं खुद को बस पुश करके रखता था कि मेरे जो हैबिट्स है, मॉर्निंग में जल्दी उठना और सुबह 1.5-2 घंटे, शाम को आने के बाद 1.5-2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, ये मेरा हैबिट है। ऑफिस जाके न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स देखना, तो ये हैबिट है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैं करता था, लेकिन ये कंसिस्टेंटली करता था, और इसी ने मुझे हेल्प करा। और मेरा जो डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, टोटल मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें जो लोग थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, कि ठीक है बंदा यूपीएससी करके आया तो कुछ अच्छा ही मतलब है, कैलिबर है। और कैलिबर को एवरी टाइम दे हैव सपोर्टेड मी। वहाँ जो इवेंट्स होते थे उनमें भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, डांस में, सिंगिंग में, एसे राइटिंग में, स्लोगन राइटिंग में, पोएम राइटिंग में, तो मैंने हर जगह प्राइज़ कलेक्ट किए। और मम्मी जी वहाँ रहने आ गई थी, 2 साल मेरे साथ ही थी। तो वो भी एक अच्छा टाइम था कि चलो अपना खाने पीने का तो थोड़ा एक ये हो गया कि संभल गई एक साइड। और अभी 2 फ्रंट जो वॉर था वो अभी सिंगल फ्रंट पे आ गया। बस एक था कि ये जो एक फ्रंट था वहाँ पहले जो वॉर शुरू था, अब वहाँ पे ट्रूस हो गया, और वो जो रिलैक्सेशन है ट्रूस वाला वो हमें इस फ्रंट पे आने नहीं देना है। तो ये अपना एम था। और वही सतलज जल विद्युत निगम में बहुत अच्छा टाइम कटा, 2 साल कटे। और मतलब फॉर्चुनेटली 16 अप्रैल 2022 को मैंने SJVN ज्वाइन किया था इन शिमला CHQ, और 16 अप्रैल 2024 को रिजल्ट आया। और लाइक आई हैव क्रैक्ड UPSC, तो इट वाज वेरी ग्रेट फीलिंग। एंड मेरे HOD सर का फ़ोन आया, तो आई वाज लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल, उनको मैं कॉल नहीं कर पाया, लेकिन उनका खुद कॉल आया, उनको बहुत खुशी हुई, पूरे डिपार्टमेंट को खुशी हुई, और अलग जो डिपार्टमेंट में लोग थे उनको भी बहुत खुशी हुई, उन सबके कॉल मैसेज आए। तो प्राउड फीलिंग था कि चलो इतना करा है अपन ने, खींची है ये चीज़ें, तो अच्छी चली है। और उसके पहले ही थोड़े दिन, मतलब नवंबर में मेरा अरुणाचल में ट्रांसफ़र हो गया था, तो वहाँ मैं बहुत रिमोट एरिया में हूँ, बहुत मतलब इसमें था। तो वो एक जर्नी था जहाँ पे लोगों का सपोर्ट ही आपको ऊपर ले जा सकता था, और लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप क्या करते हो। जहाँ लोग आपकी तरफ देख के लड़ना सीख रहे हैं, वहाँ अगर आपने तलवार डाल दी
तो फिर दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग। बिल्कुल। अगर आपने लीड लेने का फैसला लिया है बहुत पहले से, हाँ। और आपने सोचा है कि एटलीस्ट जिंदगी में किसी एक बंदे को मोटिवेट आप करेंगे जीने के लिए, और अगर आप भी कहीं पीछे मुड़ रहे हो बिल्कुल। उस एक एम के पास जाके, तो ये मतलब बहुत बुरी बात है और ये नहीं करनी चाहिए अगर आप करना सोच रहे हो तो वही मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने सोचा कि यार यही हैबिट है जो अपने को एक बड़ी लंबी इनिंग तक ले जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। आप ये बोल सकते हैं कि इंटरव्यू एक T20 होता है। अगर आपका लग गया लग, सूर्य कुमार यादव है आप, तो आप खींच के ले जाएंगे और 200 मार्क्स ले आएंगे, आप अच्छी रैंक ले आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अपन सूर्य कुमार यादव नहीं है, अपन चेतेश्वर पुजारा है। अपन टेस्ट सीरीज खेलेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे बाउंसर बॉल कैसे आते हैं और उसको कैसे डक करना है, उसको कैसे खेलना है। अपन लॉन्ग इनिंग खेलेंगे, मेंस में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इंटरव्यू के लक पे अपन कभी डिपेंड नहीं थे। वो मैंने तब देख लिया कि अगर इंटरव्यू के लक पे डिपेंड हूं मैं और 170 नहीं आए तो मैं बाहर हूं। हाँ। तो मुझे ये लाना ही नहीं था कि साला तुम अभी 170 दो, 180 दो, मैं बाहर। और इंटरव्यू के अंदर मार्क्स भी तभी आएंगे जब आपकी एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी। राइट। तभी आते हैं। राइट। अगर एक्सपेक्टेशन बना के जाओगे कि 200 चाहिए तो 150 भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात। बिल्कुल। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है। आई नो दैट यू ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, और हमारी जब बात भी होती थी, तो जो आपके रिलेशनशिप्स थे वो थोड़े से टम्बलस रहे थे। हाँ जी। ठीक है, तो टर्मोइल चलता रहा। तो आप बाकी एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे रिलेशनशिप्स के मामले में? बाकी एस्पिरेंट्स को यही था कि मतलब पर्सनल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा। अगर मैदान में उतरे हो तो आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो उतने आप में गट्स होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ रहा हूँ, तो आपने वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बिल्कुल। और वो ही आपको चीज़ें ले जाएंगी ऊपर की ओर। अदरवाइज क्या होता है कि आप बोलते कुछ एक और करते कुछ और। मराठी में एक कहावत है कि बोले तैसा चाले तेची वंदावी पाऊले। तुकाराम महाराज ने कहा है कि जो जैसा बोलता है वैसा वो करता है, तो उसको वंदन करना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हो वैसा तो आप करो। और वही एक है कि बंदा या बंदी जो भी आपके साथ है जीवन में, आपके दोस्त है, इवन आपके रिलेशन, मतलब आपके कोई भी रिलेशन हो, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये कितना क्रूशियल एक एग्ज़ाम है। हाँ। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और इस पीरियड में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए चीज़ें। बिल्कुल। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ दो, आप माफ़ कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो समझ ले। लेकिन ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। हाँ। वैसे ही घर वालों के साथ कि आप कॉल नहीं कर पा रहे हो दिन दिन, तो आपने भी कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके सहारे जी रहे हैं। बिल्कुल। उनको ये पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, कर रहे हो, ये आपकी बात है, लेकिन उनको तो यही लगता है। बिल्कुल। तो उनसे बात करते रहना, अच्छे दोस्त हमेशा साथ रखना जिनसे आप बात कर सको, जिनको सब बता सको चीज़ें। तो ये एक प्रैक्टिस है जो मैंने फॉलो करी। मुझे जब भी बोर हुआ या मुझे ऐसा लगा कि यार ये यहाँ मैं छोड़ दूंगा, ये क्यों ही करना है ये, मतलब मैं अभी भी ऐसा हूँ कि मैं अगर कुछ और चीज़ करने लगूँ तो उसमें मैं एक्सेल कर जाऊँगा कुछ थोड़े दिनों में, या कुछ बिजनेस कर लूँ तो वो कर लूँगा मैं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो तब मैं दोस्तों को बुला लेता था, और दोस्त मेरे स्कूल के दोस्त थे, विशाल, तुषार, मिथिलेश करके मेरा कॉलेज का दोस्त है, तो उनसे बात करता था। वो मुझे 4-5 गालियाँ देते थे, क्या सोच रहा है, क्या फालतूगिरी है। वो मिलने आ जाते थे, मिलके हम 4-5 गप्पे मारते थे। उनको बोलता था भाई ये चल रहा है लाइफ में, देख ऐसा है। तो ऐसे चर्चा चलते ही वो खत्म हो जाता था टेंशन। वापस अपन तो उनको बोलता था चलो भाई आज 11:30 बज गए, मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, वापस अपना ये रिवीजन करना है, तुम जाओ अभी। तो ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हाँ। लेकिन उतना अपने को जिगर रखना है कि अपन ये सब मैनेज कर सके एक साइड में। ये तो है, ये बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली यही है कि यूपीएससी तो एंड्योरेंस का है, एंड्योरेंस, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, और मोस्ट एफिशिएंट और सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ हार्ड वर्क। तो वो सारी चीज़ें थी, एंड इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि एक सुखी घर के अंदर सारी चीज़ें होती है, एक दुखी घर के अंदर एक चीज़ मिसिंग होती है। ठीक है, तो दुखी घर बहुत सारे मिलते हैं। सिमिलर इज़ द यूपीएससी जर्नी। तो वो सारे वेरिएबल्स आपके एक ही बास्केट के अंदर आएंगे तब जाके कुछ होता है। एक वेरिएबल थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा शैतानी कर गया, तो वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे आपने मेंस के अंदर चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से संभाला जी। तो वही है कि इमोशंस को संभालिए अपने, तभी इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा होता है, नहीं तो चीज़ें जो है वो बिखर जाती हैं। सो इट वाज
very lovely talking with you. और it is a very exceptional experience. I simply can't express myself. ये तब के स्टूडेंट हैं जब हमने एंथ्रोशाला अभी शुरू नहीं किया था, तो मैंने बेसिकली जो यूट्यूब की पुरानी आईडी थी उसी के ऊपर चीज़ों को डालना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई डिडंट न्यू द टेक्निकल आस्पेक्ट्स. तो उसी के ऊपर जैसे भी मेरे से रिकॉर्डिंग होती थी, कुछ भी होता था, तो मैं चीज़ें जो है वो डाल देता. देन ही केम फॉरवर्ड. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जहाँ से आपने शुरू की थी जर्नी, आपका जो पहला स्टूडेंट था, ऑनलाइन पहला स्टूडेंट था, तो वो आज मुकाम जो है वो हासिल कर चुका है जो उसने सोचा था, जो मैंने सोचा था आपके लिए. खैर मैंने तो टॉप 100 सोचा था, बट उतना नहीं हो पाया. खैर, तो इट्स अ लवली 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 एक्सपीरियंस. थैंक यू सर जी. और यही मतलब एक चीज़ थी जो मतलब मैं खुद को भी रिकमेंड करता हूँ, या मतलब एक अचीवमेंट मानता हूँ एंथ्रोपोलॉजी का. 198 to 272 इज़ नॉट वेरी इजी जर्नी. एंड एक मेरी बात है कि मुझे अगर कोई पूछेगा इतने मार्क्स कैसे आए, तो मेरे पास हर मार्क का जवाब है कि ये कैसे आए, क्योंकि हर एक मार्क मेरा एक दिन है, ऐसे मैं काउंट करता हूँ, और हर एक मार्क पे मैंने काम किया है. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इतने कैसे आ गए, ये मुझे नहीं पता. मुझे सब पता है कि ये इतने कैसे आ गए. इतने कम कैसे आए ये कुछ अगर मुझे पता नहीं होगा, लेकिन बाकी तो मैंने मतलब हर इस पे एफर्ट्स डाले हैं, और एंथ्रोपोलॉजी पे स्पेशली मैंने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले इस बार. तो और ये जो रिज़ल्ट है, जो अच्छा एक स्कोर आया है, इंटरव्यू में अच्छा आता तो आई वुड हैव बीन क्रॉस 400 या 300 में भी आ जाते. लेकिन चलो ये तो आगे की बात है. वो मराठों का तो काम ही है कि अपने बलबूते के दम पे जितना हो सके अपन करते हैं. तो हम उसी के इस पे मेंस में अच्छे मार्क्स आए 767, जो मुझे लगता है 695 थे. तो इट वाज अ क्वांटम जंप टुवर्ड्स गुड मार्क्स, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत एक जर्नी बहुत लंबा था, बहुत कुछ चीज़ें मांगी इस जर्नी ने जो हमने दी इसको. और मेंटरशिप कोर्स का कितना था, बिकॉज लास्ट वो थे आप, यूर स्टूडेंट ऑफ द मेंटरशिप कोर्स, तो कितना था उसका कंट्रीब्यूशन? डेफिनेटली ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर मेंटरशिप कोर्स, क्योंकि जब अपन ने डिसाइड किया कि नाउ एंथ्रोपोलॉजी का एक हमें करना है साथ में, और मेंटरशिप कोर्स में ये था कि हमने PYQ एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से किए थे. अपने जो नोट्स थे उसके बाद वो पढ़ के जो मैंने आंसर्स लिखे 200 पेजेस के, मुझे लगता है 3 बुक भर गए थे. और मैंने आपको हर चीज़ चेक करने के लिए भेजी. हालांकि आप मतलब चेक बाय हैंड करने से अच्छा अपन डिस्कस करके ये सब चीज़ें करते थे, क्योंकि मैं आपको कॉल लगा देता था कि कितना भी देर हो जाए कि मुझे समझाइए ये क्या कमी है इसमें. तो वही एक क्वालिटी इंक्विजिटिवनेस जब तक रखेंगे अपने अंदर, तो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा दिखेगा और आप एक अच्छा ये कर पाओगे. तो आई वुड डेफिनेटली से इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट आई हैव गॉन थ्रू. हिमांशु का ऐसे होता था, चेक करवाने का इनका स्टाइल डिफरेंट था थोड़ा सा. बाकी लोग वेट करते हैं कॉपी की, कि कॉपी चेक होके आएगी, उसके ऊपर मार्किंग होंगे, नंबर होंगे. ही वुड सेंड मी द कॉपी. अगर कॉपी नहीं चेक हुई 24 आवर्स के अंदर, तो फिर उसके बाद इनका कॉल आ जाता था, सर कॉपी चेक हो गई. तो मैं कहता था हाँ हो गई, जस्ट अपलोडिंग पड़ी है अभी. तो वो कहते थे कि ओके सर डन, आप ऐसे कीजिए, अभी के अभी हम इसकी जो डिस्कशन है वो भी निपटा लेते हैं. सो ही वुड डिस्कस इट राइट देन. तो वहाँ पे ही मैं डिस्कशन भी हो जाती थी हमारी, और कई बार मुझे याद है कि डिस्कशंस आधा पौना घंटा भी चलती थी कि यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है. तो बहुत बार ओनस जो है वो स्टूडेंट के ऊपर होता है, और ख़ास करके स्टूडेंट अगर भाग रहा होता है तो टीचर को और ज़्यादा मज़ा आता है भागने में. तो दैट इज़ ठीक है. तो वो चीज़ें तो हैं बिल्कुल. तो चलिए फिर एंड करते हैं जी सर चीज़ों को. चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग विद यू. थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ.